कभी सोचा है कि हमारे स्मार्टफोन, जीपीएस और हर सॉफ्टवेयर के पीछे की असली ताकत क्या है? इसका जवाब हजारों साल पहले भारत में शुरू हुई एक कहानी में छिपा है। तो चलिए आज भारतीय ज्ञान प्रणालियों के उन गहरे और अक्सर अनदेखे योगदानों को खोजते हैं जिन्होंने हमारी आज की दुनिया को गढ़ा है। चलिए एक ऐसी चीज से शुरू करते हैं जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। वो एक अंक जो हर कैलकुलेशन को मुमकिन बनाता है, 0। आखिर ये इतना शक्तिशाली विचार आया कहाँ से? या उस प्रक्रिया के बारे में क्या कहेंगे जो आज ब्यूटी और रिकंस्ट्रक्शन को नई परिभाषा दे रही है, यानी प्लास्टिक सर्जरी? क्या ये यकीन करने वाली बात है कि इसकी जड़ें भी प्राचीन भारत में हैं? सच तो ये है कि ये जो क्रांतिकारी विचार हैं, ये कहीं से अचानक नहीं आ गए। ये एक ऐसी मजबूत बौद्धिक परंपरा से निकले जो आज हम जो कुछ भी जानते हैं उससे कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी है। इन सभी विचारों की जड़ें हमें भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी आईकेएस तक ले जाती हैं। ये सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है, बल्कि हजारों सालों में विकसित हुई सोच का एक जीता जागता पूरा का पूरा ढांचा है जो ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह को समझने के लिए साइंस, फिलॉसफी और आर्ट को एक साथ ले आता है। हम शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड के कोड से, वो भाषा जो तारों की गति से लेकर हमारे दिल की धड़कन तक सब कुछ बयां करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गणित की। और इस फील्ड में एक आइडिया सबसे ऊपर है। एक ऐसा आइडिया जो था तो बहुत सिंपल, फिर भी इतना पावरफुल कि उसने हमेशा के लिए खेल के नियम ही बदल दिए। तो वो सबसे क्रांतिकारी योगदान क्या था? शून्य की अवधारणा। शून्य ये सिर्फ एक खाली जगह नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक शक्तिशाली अंक था। एक ऐसा विचार जिसने सच में दुनिया को बदल दिया। जरा सोचिए, रोमन नंबर्स से गुणा करने की कोशिश करना कितना मुश्किल होगा। ये तो एक बुरे सपने जैसा है। अब जीरो और डेसिमल सिस्टम को देखिए। अचानक मुश्किल से मुश्किल हिसाब भी आसान हो जाता है। और यहीं से कैलकुलस, फिजिक्स और आखिरकार उस डिजिटल क्रांति का रास्ता खुलता है जिसके बिना आज हम जी नहीं सकते। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे दिग्गजों ने अलजेब्रा डेवलप किया जिससे हमें इक्वेशंस को सॉल्व करने में मदद मिली। उन्होंने ज्योमेट्री की नींव रखी जो हर शानदार इमारत के पीछे का सिद्धांत है, और ट्रिग्नोमेट्री की जो हमें सितारों तक पहुंचने की ताकत देती है। गणित की इसी ताकत ने उन्हें ब्रह्मांड को एक नए नजरिए से देखने की शक्ति दी। अंधविश्वास की जगह उन्होंने साइंस का इस्तेमाल किया। उन्होंने ग्रहणों को किसी दैवीय घटना के रूप में नहीं, बल्कि पृथ्वी और चंद्रमा की परछाई के खेल के रूप में समझाया। ये ऑब्जर्वेशन और लॉजिक की पावर का एक सबूत था। और ब्रह्मांड की विशालता को समझने से लेकर हमारे अंदर के ब्रह्मांड को समझने तक का ये सफर हमें सीधे जीवन के विज्ञान तक ले आता है। और ये हमें लाता है आयुर्वेद तक, एक 5000 साल पुरानी प्रणाली जो सिर्फ बीमारियों का इलाज करने के बारे में नहीं है। ये समझने के बारे में है कि हम कौन हैं और अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच एक बैलेंस कैसे बनाएं। ये पूरी तरह से वेलबींग का एक ब्लूप्रिंट है। इसके मूल में है त्रिदोष का कॉन्सेप्ट, 3 मौलिक ऊर्जाएं जो हम सभी में मौजूद हैं। स्वास्थ्य को इन ऊर्जाओं के बीच एक नाजुक संतुलन के रूप में देखा जाता है, और बीमारी तब होती है जब ये संतुलन बिगड़ जाता है। मतलब ये पर्सनल मेडिसिन का एक बहुत ही पुराना नजरिया है। अब जो बात सच में हैरान कर देने वाली है वो ये है कि इस होलिस्टिक अप्रोच के साथ प्रैक्टिकल स्किल्स भी जुड़ी थीं, वो भी अविश्वसनीय। सुश्रुत, जिन्हें अक्सर सर्जरी का जनक कहा जाता है, उन्होंने उस प्रक्रिया की नींव रखी जिसे आज हम राइनोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। उन्होंने मोतियाबिंद की सर्जरी की, मुश्किल प्रोसीजर डेवलप किए और 120 से ज्यादा सर्जिकल उपकरणों के बारे में बताया। और तो और उन्होंने ऑपरेशन के दौरान हाइजीन यानी साफ सफाई पर भी जोर दिया। ये सब मॉडर्न मेडिसिन से सदियों पहले हुआ। तो ये ज्ञान सिर्फ किताबी बातों तक सीमित नहीं था। इसका इस्तेमाल कैसे किया गया? इसका इस्तेमाल एक दुनिया बनाने, मटीरियल साइंस में महारत हासिल करने और एक ऐसी सभ्यता बनाने के लिए किया गया जो समय की कसौटी पर खरी उतरी। प्राचीन भारत मेटलर्जी में दुनिया का लीडर था, जहां प्रसिद्ध वुड स्टील का उत्पादन होता था। ये सिर्फ स्टील नहीं था, ये उस समय की एक हाई-टेक सामग्री थी जो अपनी अविश्वसनीय ताकत, धार और एक सुंदर लहरदार पैटर्न के लिए जानी जाती थी।
ये हाई कार्बन स्टील इतना एडवांस था कि इसकी पूरी दुनिया में मांग थी, और यही मशहूर दमिश्क तलवारों का आधार बना। ऐसी तलवारें जो इतनी मजबूत और तेज थीं कि वे कहानियों का हिस्सा बन गईं। और अगर और सबूत चाहिए तो दिल्ली के लौह स्तंभ को देखिए। ये 1600 से अधिक सालों से बिना जंग खाए खड़ा है, जो रस्ट रेजिस्टेंट लोहा बनाने में एक अविश्वसनीय महारत का प्रदर्शन करता है। आज भी इस प्राचीन टेक्नोलॉजी को पूरी तरह कॉपी करना बहुत मुश्किल है। और पदार्थों पर ये महारत धीरे धीरे वास्तुकला तक भी पहुंची। सिंधु घाटी के सुनियोजित शहरों से लेकर पवित्र निर्माण के लिए प्राचीन ज्यामितीय सिद्धांतों तक, और फिर सितारों के साथ अलाइन किए गए भव्य मंदिरों के निर्माण तक, इंजीनियरिंग और कला का एक साफ विकास दिखाई देता है। सिंधु घाटी के उन शहरों के बारे में सोचिए जो मॉडर्न अर्बन प्लानिंग को टक्कर देते हैं, या तंजावुर मंदिर जहां एक 80 टन का पत्थर 66 मीटर ऊंचे टावर पर बिना आधुनिक क्रेनों के रखा गया था। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये विज्ञान और कला की मास्टरपीस थीं, इंजीनियरिंग के ऐसे कमाल जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। यहाँ एक ज़रूरी बात समझनी होगी कि मैथ्स, मेडिसिन और इंजीनियरिंग को अलग अलग नहीं देखा गया था। ये सभी एक बड़े इंटीग्रेटेड नज़रिए का हिस्सा थे, यानी जीने की कला। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच 64 कलाओं के कॉन्सेप्ट में झलकता है, आज की स्पेशलाइजेशन वाली दुनिया से बिल्कुल अलग। इस सिस्टम ने एक पूरी जिंदगी के लिए अलग अलग स्किल्स में महारत को बढ़ावा दिया, पेंटिंग और संगीत से लेकर बढ़ईगिरी और लॉजिक तक। लक्ष्य था एक संपूर्ण वेल राउंडेड इंसान बनाना। ये एक ऐसी प्रणाली को दिखाता है जहां साइंस, आर्ट और रोजमर्रा की जिंदगी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये मन और शरीर का विज्ञान है। हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये एक पावरफुल एंटीसेप्टिक है। यानी परंपराएं अक्सर गहरे वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थीं, जो दिखाती हैं कि ज्ञान हर चीज में बुना हुआ था। तो ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। आज की स्पेशलाइजेशन और बंटवारे की दुनिया में हम ज्ञान की एक ऐसी प्रणाली से क्या सीख सकते हैं जो हर चीज को एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखती थी। भारतीय ज्ञान प्रणाली सिर्फ अतीत की खोजों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का एक एकीकृत तरीका है। एक ऐसा नजरिया जो शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो सकता है।